Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you will be fine with the great blessings of Allah. So in this video we discuss next 10 MCQs about group theory. तो ये MCQs आपकी मदद करेंगे जब आप MPhil एंट्री टेस्ट देने जाते हैं या फिर कोई जॉब का टेस्ट देते हैं, ठीक है, PPSC या FPSC। इससे पहले PU के बने MCQs पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 21 से हमने करना है। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 231, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 11 इन जी इज़। क्या आपके पास ग्रुप गिवन है किस ऑर्डर का? 231। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं 11 ऑर्डर के इस ग्रुप जी में। तो वो 10 होंगे, 5 होंगे, 15 या 20। तो सबसे पहले जो हमें ग्रुप का ऑर्डर गिवन है वो हमने ले लेना है, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और ये देखना है कि इधर से हमने 11 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने थे ना, तो यहाँ 11 की पावर देखनी है। अब यहाँ 11 की पावर 1 और जो कि क्या है, प्राइम। हमें पता है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है, और हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है। तो फिर सब के सब ग्रुप 11 ऑर्डर के वो हमेशा क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी यहाँ पे क्या है, ये है 11। तो 11 ऑर्डर के नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालने का क्या फॉर्मूला है, इज़ इक्वल टू, ये चीज़ किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी के जितने 11 ऑर्डर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको डिवाइड कर देंगे 5 ऑफ डी से। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया। तो अब हमने निकाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 11 के, जो कि ये हमें ऊपर नज़र आ रहा है, तो इसको इधर ही रहने दो और 5 ऑफ डी को इस इज़ इक्वल टू के इस साइड पे जाके इससे मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। हमारे पास डी कितना गिवन है, 11, तो यहाँ पे 5 ऑफ डी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 लिख दिया। अब इस फॉर्मूले में से हमने पहले तो निकालने हैं ये नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11 के, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो यूज़ करेंगे बाइसिलो थर्ड थ्योरम। N11, ये लास्ट वीडियो में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि N11 किसके इक्वल होगा, 1 + 11 के, वेयर के बिलोंग्स टू होल नंबर, सच डैट। अब इधर पुट करते जाएं के को 0, 1, 2, और ये पूरा एलिमेंट डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। और हम क्या करते हैं, ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करने के बजाय जिस एलिमेंट का फाइंड आउट कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 + 11 के डिवाइड 21 आ जाएगा। तो उसके बाद के को 0 रखेंगे तो 1 डिवाइड कर रहा है 21 को, 1 2 रखेंगे तो नहीं डिवाइड करेगा। अब यहाँ के इज़ इक्वल टू 0 बस इस वैल्यू के लिए ट्रू है। तो फाइनली एट द एंड हम इसमें अगेन पुट कर देते हैं एक की जगह पे 0, तो 1 + 11 × 0 क्या आया, 1 आया। तो 11 सिलो सब ग्रुप्स कितने आ गए, 1 आ गए। अब आप यहाँ कहेंगे कि हम तो फाइंड आउट कर रहे थे नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इस ऑर्डर के, तो देखें चाहे आप 11 ऑर्डर के नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स निकाल लें या फिर आप 11 सिलो सब ग्रुप निकाल लें, ठीक है, तो वो बात एक ही है। तो हमने क्या निकाले हैं, 11 सिलो सब ग्रुप। तो जितने 11 सिलो सब ग्रुप होंगे उतने ही नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप आ जाएंगे ऑर्डर 11 के। तो इसकी जगह पे 1 पुट करेंगे और 5 ऑफ डी कितने, 11, तो 5 ऑफ 11 रखेंगे। तो आपके पास जब हमने रखा तो 11 चूँकि प्राइम है तो उसमें से एक कम किया तो 10 रह गया और इंटू 1, तो ये आपके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 11 ऑर्डर के, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। 22 देखें, इफ़ अगर मैपिंग कैसे डिफाइन है, फंक्शन फ्रॉम डाहेड्रल ग्रुप D4 से D4 पे, देन हाउ मैनी इन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ F आर देयर। तो आपके पास ये फंक्शन गिवन है, हमें पता है अगर G कोई ग्रुप है और नीचे क्या है, सेंटर ऑफ ग्रुप, तो ये जो कोशेंट ग्रुप बनता है ये बेसिकली आइसोमॉर्फिक होता है किसके, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G के। डैट्स मीन ये जो कोशेंट ग्रुप का ऑर्डर होता है ये ग्रुप जी से जी पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के आइसोमॉर्फिक होता है। तो अगर ये इसके आइसोमॉर्फिक है तो चाहे हम ये फाइंड आउट कर लें, तो जो इसका आंसर होगा वही हमारा इन ऑप्शन में से इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा फंक्शन का। तो फिर देखें,
अभी हमारे पास क्या है, जी ग्रुप क्या है, D4 डायहेड्रल ग्रुप। अब उसका ऑर्डर होता है 2 इंटू यहाँ पे जो होता है n, ठीक है। तो वो 8 एलिमेंट्स आ गए, ग्रुप का ऑर्डर है 8 और इसके जो सेंटर ऑफ ग्रुप है वो किसके इक्वल होगा, E, A²। ये भी जब डायहेड्रल ग्रुप आपने टॉपिक पढ़ा होगा ना तो उसमें सीखा होगा। अगर तो ये n, ये बेसिकली यहाँ n ही है ना, अगर तो n E1 होगा तो उसका सेंटर क्या होगा, E, A²। ये बेसिकली फॉर्मूला है E, A⁴ n यहाँ चूँकि 4 है तो वो 4/2 2 से कैंसिल हो गए तो A²। अगर तो n E1 है और अगर ये ओड होगा तो फिर इसका सेंटर क्या आता है, जस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट E आता है। तो इसके 2 आ गए, तो उसके बाद इसमें पुट कर दें। ग्रुप का ऑर्डर है 8, सेंटर ऑफ जी का कितना है 2, तो ये क्या आ गया 4। तो इट्स मीन अगर इसका जो क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर 4 है, इट्स मीन इनर ऑटोमॉर्फिज्म का भी क्या ऑर्डर होगा, 4 ही। नेक्स्ट देखें 23, फॉर एनी सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G चूज द फॉल्स स्टेटमेंट। अब हमने गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो अगर कोई सब ग्रुप H है तो वो अपने नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G में तो कंटेन करता ही है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट नहीं हो सकती। बी ऑप्शन देखें, हर सेंट्रलाइजर ऑफ H इन G जो होता है वो कंटेन करता है किसमें, नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G में। हर सेंट्रलाइजर जो होता है वो अपने नॉर्मलाइजर में कंटेन करता है। सी ऑप्शन में क्या है कि नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G कंटेन करता है सेंट्रलाइजर ऑफ H इन G, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कैसे, इसको हम चेक भी कर लेते हैं काउंटर एग्जांपल से। देखें ये इन जनरल होल्ड नहीं करती ये चीज़। कैसे, अगर आप ग्रुप ले लें S3 का, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, और H सब ग्रुप ले लें C3। अब इसमें H सब ग्रुप है G का और H क्या है, साइक्लिक है। C3 का आपको पता है साइक्लिक होता है। अब आप यहाँ देखें नॉर्मलाइजर ऑफ H इन G जब फाइंड आउट करेंगे तो S3 के इक्वल आ जाएगा, होल ग्रुप के इक्वल। और जब सेंट्रलाइजर ऑफ H इन G फाइंड आउट करेंगे तो C3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्मलाइजर है H इन G वो कंटेन करे सेंट्रलाइजर में, जबकि जो सेंट्रलाइजर होता है वो अपने नॉर्मलाइजर में कंटेन कर जाता है, क्योंकि C3 तो है ना इसमें, ये इसका सब ग्रुप जो है। तो 24 देखें, इफ़ G ऑफ G डिनोट द सेंटर ऑफ अ ग्रुप G देन द ऑर्डर ऑफ द क्वोशंट ग्रुप। ये क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर क्या नहीं हो सकता, इन 4 ऑप्शंस में से 15 नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, देखें हमें पता है, पीछे हमने डिस्कस किया है कि MCQ स्टार्टिंग के आई थिंक वीडियोस में पढ़ा है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 15 होगा ना तो हमें पता है हर प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है और हर साइक्लिक अबिलियन होता है, ठीक है। तो यहाँ ना इसको हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इस जो ग्रुप का जो ऑर्डर है, ये जो क्वोशंट ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितने 15 है। अभी आप देखते हैं कंट्राडिक्शन आ जाती है। तो अगर इसका ऑर्डर 15 है तो इट्स मीन ये एक साइक्लिक ग्रुप होगा। साइक्लिक होगा तो इट्स मीन आपका ग्रुप क्या होगा, एबिलियन होगा। और अगर ये ग्रुप एबिलियन होगा तो एबिलियन के केस में जो ये सेंटर ऑफ G होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, होल ग्रुप के इक्वल आ जाता है। तो अगर G के इक्वल होगा तो ये G/G क्या होगा, कैंसिल होके एक ट्रिवियल ग्रुप दे देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा जस्ट। तो ये जो क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, हाँ, क्योंकि हमने तो कहा था इसका ऑर्डर 15 है, लेकिन जब हमने चेक किया तो उसका ऑर्डर तो 1 आया है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने कहा था ग्रुप का ऑर्डर 15 है और हमने जब चेक किया तो हमने क्या निकाला, 1। इसका ऑर्डर 1 हो सकता है, 15 तो नहीं हुआ, जबकि हमने कहा था 15 है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो इट्स मीन इसका जो ऑर्डर है ना वो 15 नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखें 25, चूज़ द मॉडरेट ग्रुप। अगर सेंटर ऑफ G डिराइव्ड सब ग्रुप के इक्वल आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट ग्रुप बोलते हैं। अब 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। ए वाला देखें ऑप्शन, क्वोटर्नियन ग्रुप है, ठीक है। तो G आपके पास Q8 है, इट्स मीन इसमें 8 एलिमेंट्स हैं और इसका जो सेंटर है वो क्या है, Q8 का, वो 1 और -1, इसमें जस्ट 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं इसके सेंटर में। तो हमने देखना है कि सेंटर ग्रुप का और उसका डिराइव्ड ग्रुप आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इस ग्रुप के सेंटर में तो 2 एलिमेंट हैं और इसके डिराइव्ड ग्रुप में भी यही 2 एलिमेंट्स होते हैं, 1 और -1। तो इन दोनों के यहीं इक्वल आ गए हैं फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब
बी भी चेक कर लेते हैं। D5 है जिसका सेंटर में आपके पास जस्ट एक एलिमेंट होता है। मैंने बताया था ना अभी पीछे एमसीक्यूज में, अगर ये n ऑड होगा तो सेंटर में जस्ट एक एलिमेंट आएगा। अब इसका जो डिराइव्ड ग्रुप है, डिराइव्ड जो ग्रुप है वो किससे जनरेट होगा, a स्क्वायर से। इन जनरल भी अगर यहाँ n ऑड हो या इवन हो तब भी वो a स्क्वायर से ही जनरेट होता है। तो एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए, ये D5 ड्राइव ग्रुप के a स्क्वायर, A4, a की पावर 6 जो कि 5 से डिवाइड होके a बन जाएगा, एक के बाद a की पावर 8, 5 से होके a की पावर 3, और एट द एंड जब 10 होगा तो 5 से डिवाइड होके आइडेंटिटी बच जाएगा। तो इस सेंटर में 1 है और इसमें 5 आ रहे हैं, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये मॉडरेट ग्रुप नहीं होगा। सी ऑप्शन में क्या है, जनरल लीनियर ग्रुप है, n बाय n उसमें ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं और फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो ये जो जनरल लीनियर ग्रुप है इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस होते हैं। और जो डिराइव्ड सब ग्रुप होता है वो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसमें भी दोनों चीज़ें इक्वल नहीं होती और बोथ a एंड b भी नहीं करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि b वाला इनकरेक्ट है तो वो नहीं हो सकता। a ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26, इफ़ g इज इक्वल टू D90 देन b a की पावर 5 कितना होगा। अब आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। आपने सबसे पहले जो डायहेड्रल ग्रुप 90 का गिवन है वो लिख लिया। वो कैसे लिखते हैं, ये a, b सच डैट a की पावर 90 इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। और इसमें b a किसके इक्वल होता है, a इनवर्स b के इक्वल होता है। ये डायहेड्रल ग्रुप के टॉपिक में आपने पढ़ा होगा सारा। जो ग्रुप गिवन है उसमें a की पावर 90 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। हमने फाइंड आउट करना है b a की पावर 5 जो कि इक्वल होगा, हमें इसमें पता है, देखें b a किसके इक्वल है, a इनवर्स b के इक्वल है। मतलब जो दूसरा एलिमेंट है ना उसका इन्वर्स और फिर पहला एलिमेंट लिखा जाता है। तो जो दूसरा एलिमेंट है उसका इन्वर्स और फिर पहला लिखा गया। तो A5 का इन्वर्स क्या होगा। अब वो हमने यहाँ से देखना है कि अगर A90 आइडेंटिटी के इक्वल है तो A की पावर 5, अगर इस 90 को हम तोड़ दें इसकी पावर्स को तो A5 इंटू A की पावर 85 लिखेंगे। तो इट्स मीन A की पावर 5 को किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो आइडेंटिटी मिल रहा है A की पावर 85 से करवा रहे हैं। तो यहाँ हमें a की पावर 5 का इन्वर्स चाहिए ना, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, a की पावर 85। तो b a टू द पावर 5 इक्वल टू किसके आया, ये b ऑप्शन के। नेक्स्ट है 27, इफ़ k इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप g सच डैट g बाई k इज एबिलियन। क्या कह रहे हैं कि k क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, g का। तो फिर ये जो क्वोशंट ग्रुप बना है g बाई k, ये एबिलियन कब होगा। ये एबिलियन उस सूरत में हो सकता है अगर k कंटेन करे किसे, g डैश को, मतलब डिराइव्ड सब ग्रुप को। यह भी समझ आती है, देखें कहाँ है, देखें अगर कोई ग्रुप G है और नीचे उसका कोई हम डिराइव्ड सब ग्रुप ले लें तो ये जो क्वोशंट ग्रुप बनता है, तो ये जो G डैश होता है ये स्मॉलेस्ट सब ग्रुप होता है, जिसकी वजह से ये जो क्वोशंट ग्रुप है वो एबिलियन बन जाता है। तो इट्स मीन अगर हम कोई नॉर्मल सब ग्रुप, ये के नॉर्मल सब ग्रुप है ना क्वेश्चन में, तो अगर हम कोई नॉर्मल सब ग्रुप को लेके कोई क्वोशंट ग्रुप बनाते हैं और वो एबिलियन हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये G डैश इस के में कंटेन करेगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो ये था, उसके बाद जितने मर्जी ले जाओ इसने उन्हीं में कंटेन करना है। तो जो G डैश है ना वो के में कंटेन कर रहा है, बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखें 28, पिक अप द पेयर ऑफ ग्रुप्स हुज ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक। हमने वो पेयर उठाना है जिनमें जो ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप हैं वो क्या हैं, आइसोमॉर्फिक हैं। तो 1 बाय 1 इनके ऑर्डर्स देखते जाएंगे दोनों के। ए ऑप्शन में क्या है, S3। तो ऑटोमॉर्फिज्म जो S3 का है वो, इसका ऑर्डर किसके इक्वल होता है, S3 के इक्वल होता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ D4 इक्वल टू होता है 4 इंटू 5 ऑफ 4। तो 5 ऑफ 4 को सॉल्व किया तो 2, तो 4 इंटू 2 8 आ गया। तो इसको मैंने बताया इवन के केस में भी और ओड के केस में भी कैसे सॉल्व करते हैं आइलर 5 फंक्शन को। तो इन दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हैं तो ये नॉट आइसोमॉर्फिक।
बी ऑप्शन पे आ जाएं। C4 है, C4 जो है वो आइसोमॉर्फिक होता है UO4 के, और यहाँ पे इसका ऑर्डर UO4 का ऑर्डर क्या होता है 2 होता है। इट्स मीन C4 का क्या ऑर्डर हो गया 2। और उसके बाद V4 का निकालें। ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ V4 किसके आइसोमॉर्फिक होता है S3 के या D3 के, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होते हैं, तो 6 भी इक्वल नहीं है 2 के। सी ऑप्शन में क्या है कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स का जो ऑटोमॉर्फिज्म होता है वो आइसोमॉर्फिक होता है Z2 के, और ये जो C5 का है ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप वो इक्वल होता है U5 के, और U5 में बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होते हैं, तो इसमें 4 होते हैं, इसमें 2, तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है इनका ऑर्डर। ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप जो होता है V4 वो इक्वल होता है S3 और D3 के, ठीक है, यहाँ भी मैंने बताया। और जो ऑटोमॉर्फिज्म होता है S3 का वो किसके इक्वल होता है S3 के, जिसमें 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, और इसमें भी, तो ठीक है, तो दीज आर इक्वल, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29, इफ फाई ऑफ एच इज इक्वल टू एच है और फॉर ऑल फाई बिलोंग्स टू एंडोमॉर्फिज्म ऑफ जी, देन एच इज क्या होगा, करेक्टरिस्टिक होगा, फुली इनवेरिएंट होगा, कम्यूटेटर या नन ऑफ दीज। अब आपने याद रखना है कि फाई ऑफ एच किसके इक्वल है एच, और अगर एच सब ग्रुप हो और ये क्लोज्ड हो अंडर किसके एवरी एंडोमॉर्फिज्म ऑफ जी, तो फिर ये हमेशा फुली इनवेरिएंट होता है, ठीक है। मैं फिर बता दूं, अगर एच जो कोई सब ग्रुप होता है और ये क्लोज्ड होता है अंडर एवरी एंडोमॉर्फिज्म या विद रिस्पेक्ट टू एवरी एंडोमॉर्फिज्म ऑफ जी, देन इट इज़ फुली इनवेरिएंट। और अगर यही एच क्लोज होता अंडर एवरी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इसकी जगह पे क्या होता ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, तो फिर हमारा ग्रुप जो है वो क्या होता करेक्टरिस्टिक होता। लास्ट देख लें MCQs, इफ एच इज करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ अ नॉर्मल सब ग्रुप के ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच सब ग्रुप होगा जी का, एच फुली इनवेरिएंट होगा, एच नॉर्मल सब ग्रुप जी का होगा, या फिर ग्रुप पी के इक्वल होगा। एच करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप गिवन है और के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अब हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है ना वो होल्ड नहीं करती, किसमें, नॉर्मल सब ग्रुप में। कैसे, अगर एच के का नॉर्मल सब ग्रुप है और के जी का सब नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एच भी के जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है, वो नहीं होगा उसका, इन जनरल ये चीज़ होल्ड नहीं करती। लेकिन एच अगर के का करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है और जो के है आगे जी का नॉर्मल सब ग्रुप है, देन ये पॉसिबल है कि एच जो है वो जी का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन नहीं बन रही कि एच क्या है, करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है के का, और जो के है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो फिर एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से 10 MCQs करने का मतलब है हमने 10 टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं एक बुक के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।